इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की फर्स्ट टेस्ट का तीसरा दिन आज खत्म होता है। और आज सुबह जब बांग्लादेश ग्राउंड में आए, लगता है उनके कैप्टन, उनके बॉलर्स क्या सोच लेके ग्राउंड पे आए, किसी को पता नहीं था। अगर आप देखो, इंडिया के पास ऑलरेडी कल तक 308 रन का लीड था और बांग्लादेश की पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट ये होना चाहिए था कि इंडिया को आसानी से रन ना दे या फिर एटलीस्ट 450 तक इंडिया को ऑल आउट कर दे। अगर विकेट नहीं भी आ रहा है तो आसानी से रन मत दो। लेकिन उनके पास कुछ प्लान ही नहीं था। ऐसा लगा कि बांग्लादेश का माइंडसेट ये था कि कभी ना कभी तो इंडिया डिक्लेयर करेगा ही करेगा। वेट करते कि कब इंडिया डिक्लेयर करेगा खुद से। सुबह सुबह फर्स्ट ओवर डालता है मेहंदी हसन मिराज, जो मेरे समझ से बाहर है क्योंकि पिच में कुछ टर्न ही नहीं था। ना पहले 2 दिन में कुछ टर्न था, ना आज सुबह को पिच में ऐसा कुछ हो गया, ओवरनाइट क्रैक्स आ गया कि आपने पहले ओवर मेहंदी हसन मिराज को दे दिया। और अगर आप फील्ड सेट भी देख लो, स्लिप को छोड़ के एक क्लोजिंग फील्डर नहीं था। पॉइंट को भी इनफैक्ट पीछे रखा था, डीप पॉइंट रखा है, हर एक फील्डर्स को स्प्रेड करके बाउंड्री पे रखा था। इनका जो माइंडसेट ये था कि आराम से रन दे देते, सिंगल डबल दे देते शुभमन गिल और ऋषभ पंत को, क्योंकि एक टाइम के बाद ये दोनों बाउंड्री मारने को देखेंगे, तब अगर बड़ा शॉट मारा तो आउट हो जाएगा, सिंगल आना दो। तो इसकी वजह से ना रन को रोक पाया, ना विकेट आया। आपने दोनों बैट्समैन को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया सेटल होने के लिए, जो मेरे समझ से बाहर था। आपने कुछ ट्राई नहीं किया विकेट लेने का। अगर आप देखो, किसी ने कुछ एफर्ट ही नहीं डाला कि हम एटलीस्ट विकेट लेने को देखते हैं इंडिया का। उनका माइंडसेट ये था कि इंडिया को स्लो स्लो रन बनाने देते हैं। उनका ये था कि शायद इंडिया सोच के आया कि पहला सेशन, एक सेशन बैटिंग करेगा, पहला सेशन आज का दिन बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, उसके बाद इंडिया डिक्लेयर कर देगा, तो हम ये पहले सेशन को रन नहीं देंगे, बड़ा शॉट खेलने नहीं देंगे। जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है बांग्लादेश की तरफ से। शुभमन गिल तो कल तक सेटल हो गया था। एटलीस्ट आप ऋषभ पंत को विकेट लेने का ट्राई तो करते आप। एक क्लोजिंग फील्डर नहीं था। अगर आप बॉलिंग भी देखो, पहले 1 घंटे में एक एंड से मेहंदी हसन मिराज, दूसरे एंड से हसन महमूद, फिर उसको चेंज करके नाहिद राणा, फिर उसको चेंज कर तस्किन अहमद। कोई प्लान ही नहीं था, कोई प्लान ही नहीं उनके पास, जो रैंडम चीज आ रहा है कर रहे। आप ऋषभ पंत के बारे में बात करते हैं, कल तक ऑलरेडी शायद 2 चौके एक छक्का लगा चुका था। आज सुबह को बहुत आराम से बैटिंग कर रहे थे, बहुत ही आराम से डिफेंस कर रहे थे, बॉल को सिंगल डबल ले रहे थे। ज्यादा बाउंड्री मारने की कोशिश नहीं किया पहले 1 घंटे में ऋषभ पंत थे। बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऋषभ पंत जब भी बड़ा इनिंग्स खेलता है, वो आपको मौका देता है, बहुत सारे शॉट मिस टाइम करता है और आपको तब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ ऋषभ पंत बहुत ज्यादा मिस टाइम करता है। लेकिन आज जब ऋषभ पंत ने हाफ सेंचुरी लगाया है, 88 बॉल पे 50 मारा है, पहला जो हाफ सेंचुरी आया बहुत स्लो आया, बहुत आराम से आया, उसमें शायद एक शॉट भी मिस टाइम नहीं था। एक शॉट भी मिस टाइम नहीं था पहले हाफ सेंचुरी तक, जो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। एक बार जब 50 आ गया, फिर मेहंदी हसन मिराज, हसन महमूद और शकीब को इतना धोया ऋषभ ने, इतना धोया, जो शकीब को मारा इस पूरे टेस्ट मैच में इंडिया के बैट्समैन ने। पहली इनिंग्स पे जडेजा अश्विन ने मारा, दूसरी इनिंग्स पे ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मारा, आगे बढ़ बढ़ के छक्का मार रहे थे शकीब। ऐसा लगा कौन है शकीब। अगर आप देखो, जब ऋषभ पंत 72 पे खेल रहे थे, शकीब के बॉल पे एक स्लॉग स्विप खेलने जाता है, टॉप एज लगता है, इजी कैच था शंटो के लिए, जो उनका कैप्टन है, इजी कैच वो ड्रॉप कर देता है। 50 तक एक भी शॉट मिस टाइम नहीं था, बहुत आराम से बैटिंग किया था 72 पे जाके, क्योंकि 50 के बाद वो बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था। 72 पे एक स्लॉग स्विप करता है, इजी कैच था शंटो के लिए। 30 ईयर्स अगले भी क्रॉस नहीं किया था वो बॉल, वो इजी कैच छोड़ दिया। बेचारा केएल राहुल वो तैयार हो गया था बैटिंग के लिए कि चलो फाइनली मेरा टाइम आ गया है थोड़ा बहुत फॉर्म में आने का। बेचारा फिर से वापस बैठ गया केएल राहुल। केएल राहुल के बारे में मैं क्या बात करूं, बाद में आते हैं केएल राहुल पे। वो कैच ड्रॉप कर दिया। आप ऋषभ पंत जैसे बैट्समैन का अगर कैच ड्रॉप करोगे तो आपको रिग्रेट तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर ऋषभ पंत पिच पे है, इसका मतलब है रन आएगा। वो ऐसा बैट्समैन नहीं है कि वो पिच पे रह जाएगा 2-3 घंटा और रन नहीं आएगा, रन तो आएगा आएगा। ऊपर से आपने पूरा टाइम दिया तो सेटल होने में। 88 बॉल पे 50, उसके बाद 125 बॉल पे 100 आ जाता है। मतलब जो सेकंड 50 है, बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेला है सेकंड हाफ में। उसके बाद महेंद्र सिंह मिराज के बॉल पे कूद के सामने शॉट मारा जाता है, अच्छा शॉट था, टाइमिंग कर लिया था, बस एलिवेशन नहीं मिला और महेंद्र सिंह मिराज के हाथ में बॉल फंस जाता है। 128 बॉल्स पे 109 बना के आउट हुआ है। ब्रिलियंट नॉक, अगेन ब्रिलियंट नॉक। और मुझे लगता भी है कि ऋषभ पंत को टेस्ट मैच में तो कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जिस फॉर्म में वो है और जैसे वो खेलता है, उसको टेस्ट मैच पे आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे। शायद ओडीआई और टी20 में आप रिप्लेस करने का सोच भी सकते हो, कर भी पाओगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट से ऋषभ पंत को आप कभी रिप्लेस कर ही नहीं पाओगे। टी20 या ओडीआई से शायद आप रिप्लेस कर भी दो किसी से। और अच्छा भी लगता है क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल बाद वो खेलने आया था टेस्ट मैच और पहला मैच था, और पहली इनिंग्स में भी उसने अच्छा किया था। हमने कहा भी था
कि पहले इनिंग्स पे हमने ज्यादा अश्विन जडेजा पे बात की, लेकिन जो पार्टनरशिप ऋषभ पंत ने बिल्ड किया जायसवाल के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप था वो। 39 रन का इनिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया तब 34 for 3 था जब ऋषभ पंत आया था बैटिंग करने। और आपको थोड़ा बहुत क्रेडिट गंभीर को भी देना पड़ेगा, क्योंकि ऋषभ पंत इससे पहले थोड़ा और नीचे बैठ करने आज टेस्ट मैच पे थोड़ा ऊपर भेजा है। वंस अगेन एक ग्रेट डिसीजन मैनेजमेंट का, रोहित शर्मा जिन्होंने भी सपोर्ट किया, बेहतरीन डिसीजन था। आप शुभमन गिल पे आते हैं। शुभमन गिल कल तक हमने कहा था कि कुछ बेहतरीन शॉट्स खेला था। एक तो जो शॉर्ट आर्म जैब खेलते हैं, जो बैकफुट पे पंच किया था बहुत सारे शॉट्स, बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था। आज सुबह को भी बहुत अच्छा बैटिंग किया, बहुत सेटल लग रहा है। टेक्निक की तो कोई बात ही नहीं, ना उसे कैलिबर पे कभी भी किसी को भी डाउट है, इतना खूबसूरत बैटिंग करता है। अगर शुभमन गिल जिस तरीके का बैटिंग वो सेकंड इनिंग्स में करता है ना टेस्ट मैच पे, अगर वो पहले इनिंग्स में भी इसका हाफ भी कर देना, उसका टेस्ट मैच का स्टेट्स अलग दिखेगा आपको। जो उसका एवरेज है 35 36 का टेस्ट मैच पे, अगर वो पहले इनिंग्स पे भी रन बनाना शुरू कर दे, वो अलग ही दिखेगा। मुझे ये मामला पता नहीं लग रहा कि क्यों उसका सेकंड इनिंग्स पे रन आता है। अगर आप उसके 4 लास्ट सेकंड इनिंग्स पे रन देखो, बेहतरीन रन है चारों में। ओवर 50 इसमें 2 सेंचुरी है। एक इंग्लैंड के साथ 104 आया है सेकंड इनिंग्स में, आज एक 119 नॉट आउट सेकंड इनिंग्स में, इसके बाद इंग्लैंड के साथ 91 सेकंड इनिंग्स में, 52 सेकंड इनिंग्स में, 4 नॉक लगातार 50 प्लस, 2 सेंचुरी सेकंड इनिंग्स में। मतलब सेकंड इनिंग्स में वो बेहतरीन करता है। थोड़ा बहुत इसका हाफ भी अगर वो कर लेना पहले इनिंग्स पे, उसका स्टेट्स पूरा चेंज हो जाएगा। कैलिबर पे कभी भी डाउट नहीं था, बहुत खूबसूरत बैट्समैन है। बस थोड़ा बहुत फोकस्ड रहे और अच्छा करे। और इंडिया के लिए बहुत बड़ा साइन है कि ऋषभ पंत जो इतने साल बाद 2 साल बाद खेलना है, वो बहुत अच्छे टच में है। शुभमन गिल फॉर्म में है, जडेजा अश्विन बैट से परफॉर्म कर रहे हैं, जयसवाल भी फॉर्म पे है, रोहित शर्मा का भी इतना कोई टेंशन नहीं है, वो अच्छा बहुत अच्छा फॉर्म में लास्ट 1-2 साल में। बस एक केएल राहुल का फॉर्म आ जाना है बैटिंग से, तो बीजीटी से पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया से डरेंगी। सच में कह रहा हूँ, खौफ रहेगा कि इनका हर एक बैट्समैन टॉप नॉच फॉर्म में है, तो एक खौफ तो रहेगा रहेगा। गिल 176 बॉल पे 119 बना के नॉट आउट रहता है, बेहतरीन नॉक था। आप बात करते हैं केएल राहुल के बारे में। हमने कल भी कहा था कि रोहित शर्मा ने फॉलो ऑन बांग्लादेश को इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे जो भी बैट्समैन है, जिनके पास मैच प्रैक्टिस नहीं है, जो थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है, उनको अच्छा लगे थोड़ा बैटिंग कर फॉर्म में आ जाए। और सबको तो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग मिल गया था। एक ही बैट्समैन बचा था, वो था केएल राहुल, शायद जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि वो बैटिंग करे सेकंड इनिंग्स पे। क्योंकि केएल राहुल को हमेशा ना, वो अगर वो रन बना के आता है वो कॉन्फिडेंस में रहता है, और जब वो रन बना के नहीं आता वो बहुत ही लो कॉन्फिडेंस में रहता है। उसका बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट था केएल राहुल को बैटिंग देना। अगर हम इसी पर्पज से फॉलो नहीं दिए बांग्लादेश को, सबसे इंपॉर्टेंट था केएल राहुल को एटलीस्ट पिच पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने देना। क्योंकि जडेजा और अश्विन उसके बाद जो आने का, उन्होंने तो पहले इनिंग्स में बेहतरीन बैटिंग कर लिया था। तो केएल राहुल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और टीम को भी शायद ये देना चाहिए था कि केएल राहुल थोड़ा बहुत ज्यादा बॉल खेल ले। अगर आप देखो, केएल राहुल ग्राउंड में तब आया था जब ऋषभ पंत आउट हो गया था, ठीक है। अगर मुझे समझ में नहीं आया कि अगर शुभमन गिल के 100 के लिए आप वेट कर रहे थे कि शुभमन गिल 100 मारेगा तभी हम डिक्लेयर कर देंगे, तो आप आकाशदीप को भेज देते बैटिंग के लिए, आप अश्विन को भेज देते बैटिंग के लिए। क्योंकि जब केएल राहुल आया तब तक तो शुभमन गिल ऑलरेडी 92 93 पे था, 7 रन ही बाकी था, तो आप किसी और को भेज देते। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ 19 बॉल खेला है केएल राहुल ने, और ऐसा नहीं है स्लो खेल रहा था। 19 बॉल्स पे 22 रन बनाए हैं, और बेहतरीन लग रहा था, टच पे लग रहा था। जो एक कवर ड्राइव मारा, शायद मेहदी हसन मिराज को कूद के सामने ड्राइव किया, बेहतरीन शॉट था। और मैं सच में को ऐसा लगा था टच पे है। तो मेरे हिसाब से तो इस बात का सेंस नहीं बनता। अगर शुभमन, आप वेट कर रहे थे कि कब शुभमन गिल सेंचुरी मारेगा, हम डिक्लेयर कर देंगे, 4-5 रन ही बाकी था, तो आपने केएल राहुल जैसे बैट्समैन को क्यों भेजा है? एक तो बेचारा पूरा ओडीआई सीरीज में श्रीलंका के साथ नंबर 7 पे आया बैटिंग करने को, ठीक है। उसका बैटिंग पोजीशन हिल ही गया है, इतना नीचे आया है। ओडीआई सीरीज आपको याद होगा, श्रीलंका वाले सीरीज पे पूरा बहुत नीचे आया था, उसके ऊपर सब बैट करने आया था। शुभमन गिल से लेके ऋषभ पंत से लेके श्रेयस अय्यर से लेके, इनफैक्ट उसका क्या नाम है लेफ्ट हैंड बैट्समैन शिवम दुबे, सब उसके ऊपर आ गया बैटिंग करने को। वो इतना नीचे आ रहा था, फिर टेस्ट में भी अभी ऋषभ पंत उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो एटलीस्ट अगर वो फॉर्म में नहीं है, वो एक प्लेयर है, जब उसका रन आता है तभी वो कॉन्फिडेंस रहता है। और अगर आप उसको भेज रहे हो तो एटलीस्ट उसको खेलने दो ना 40-50 बॉल्स, क्या प्रॉब्लम था? ऐसा भी नहीं है ना कि दिन बाकी नहीं है टेस्ट मैच में, कि जल्दी से जल्दी हमें बांग्लादेश को आउट करना पड़ेगा या फिर बांग्लादेश मैच ड्रॉ भी करा लेगा। क्योंकि दिन नहीं है, 1-1.5 दिन है हमारे पास 4 सेशन है बांग्लादेश को आउट करने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना, पूरा 2.5 दिन पड़ा था आपके पास। और केएल अच्छे टच में लग रहा था, तो सिर्फ 19 बॉल्स खेले, और 20-30 बॉल अगर खेले तो क्या प्रॉब्लम होता? अगर केएल राहुल 20-30 बॉल्स खेल लेता ना,
जितना वो टच में लगा, अगर कुछ रन आ जाता तो वो भी नेक्स्ट मैच में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता और इंडिया के लिए भी बहुत बेटर रहता, क्योंकि सबको सेकेंड इनिंग से बैटिंग मिल गया था जिनका भी परफॉर्मेंस नहीं है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, सबको मौका मिला है बैटिंग करने के लिए। और जडेजा अश्विन तो पहले इनिंग्स में बैटिंग कर चुका है अच्छा खासा। एक के वाली बचा था यार, थोड़ा बहुत अगर उसको मतलब पुश करना चाहिए और मैनेजमेंट को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। एक तो वो खोल मतलब केएल वो इंसान नहीं है, वो खोल के बोलेगा कि नहीं मुझे तो नीचे मत भेजो, मुझसे नहीं होगा बैटिंग। एक आप उसको नीचे भेज रहे हो, ऊपर से उसका ये मामला है, उसका माइंड से थोड़ा खराब रहता है, थोड़ा ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट इंसान है। मैं हमेशा कहता हूँ कि उसका एक ही प्रॉब्लम है कि उसका माइंडसेट खराब है। टैलेंट में तो कोई मतलब यही नहीं, ना टेक्निकली भी बहुत साउंड है, टैलेंट भी बहुत ज्यादा है। तो वो एक प्लेयर है, मैं तो चाहता था कि आज केएल राहुल थोड़ा बहुत बॉल खेले। आप एटलीस्ट उसको बोल मैसेज दे दो कि थोड़ा बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेल, 40-50 बॉल्स खेल के एग्रेसिव तरीके से। वो करता भी, ऐसा नहीं है ना केएल राहुल के पास कोई बड़ा शॉट खेलने का ये नहीं है, बेहतरीन प्लेयर है वो कोई पुजारा नहीं है, कोई रहाणे नहीं है कि वो अगर 40-50 बॉल्स खेलेगा और रन नहीं बनाएगा। अगर आप उसको मैसेज दोगे वो रन बना के देगा आपको। आउट हो जाए अलग बात, अगर केएल राहुल आउट हो जाता तो हमें भी पता लग जाता कि इसके पास कुछ है नहीं फॉर्म, तो आप डिक्लेयर कर देते। अगर आपने उसको भेजा है तो एटलीस्ट कुछ बॉल खेलने तो दो, या फिर उसको भेजना ही मत, आकाशदीप को भेज देते तो मुझे अच्छा नहीं लगा। 514 रन का लीड लिया इंडिया ने, लेकिन मेरे हिसाब से शायद और 7-8 ओवर इंडिया को खेलना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि आगे केएल राहुल थोड़ा बहुत बॉल खेल ले और थोड़ा बहुत उसको भी मैच प्रैक्टिस मिल जाए। आप 515 रन का लीड बहुत बड़ा है, और मुझे नहीं पता कि किसी ने भी इंडिया के अगेंस्ट 515 रन का लीड टारगेट चेस किया कि नहीं। 515 रन का टारगेट था बांग्लादेश के लिए, लेकिन बांग्लादेश के जो ओपनर्स थे शदमन और जकीर हसन बहुत ही अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आज बैटिंग करने आए थे। अगर उसका 30% माइंडसेट लेके भी पहले इनिंग्स पे आता तो बांग्लादेश आज थोड़ा बेटर पोजीशन में होता। जो बैटिंग किया है दोनों ओपनर्स टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने पहले इनिंग्स पे, उसकी वजह से बांग्लादेश का ये हाल है। बेहतरीन पॉजिटिव क्रिकेट खेलता है। अगर आप देखो जसप्रीत बुमराह को एक ही ओवर, शायद पहला ओवर था बुमराह का, दूसरा ओवर था जिसमें 2 कवर ड्राइव मारता है, 2 बेहतरीन शॉट खेलता है और अच्छा खासा रन था, अच्छे खासे पेस के साथ रन था। आप सोचो ना, इंडिया के बॉलिंग अटैक के सामने अगर 62 रन आ जाए ओपनिंग पार्टनरशिप बांग्लादेश बैट्समैन बना दे 62 रन, तो मतलब बेहतरीन बैटिंग किया इन्होंने। उसके बाद बुमराह आता है, जाकिर हसन का पूरा बॉडी ओपन कर देता है, पूरा टेक्निक उसका खराब कर देता है। और ऐसा कभी होता भी नहीं है कि हमें विकेट नहीं मिल रहा है, रोहित भाई ने बुमराह को बॉल दिया और बुमराह विकेट नहीं ले पाया, ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत मतलब बहुत रेयर। 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स बुमराह आके विकेट लेके जाता ही जाता है। जब जब बुमराह को बॉल मिलता है वो विकेट लेके देता ही देता है क्रूशियल मोमेंट पे। लेकिन जो कैच पकड़ा है जसवाल ने गली पे, बेहतरीन कैच था। शायद उस विकेट पे 60% क्रेडिट जसवाल को जाना चाहिए। गली पे खड़ा था, अगर आप देखो वो 2 हाथ से जाता है, उसके लेफ्ट साइड में वो डाइव करता है, 2 हाथ से जाता है, लेकिन उसका राइट हैंड पहुंच नहीं पाता है बॉल तक। उसका राइट हैंड पहुंचने से पहले बॉल उसको क्रॉस कर जाता है। जब बॉल बॉडी को क्रॉस कर गया तब वो लेफ्ट हैंड से बॉल को पकड़ता है। बोलने में आसान लग रहा है, लेकिन जितना फास्ट बॉल ट्रेवल करता है पीछे आउटसाइड लगने के बाद, बहुत मुश्किल होता है। बेहतरीन कैच पकड़ा है। उसके बाद शदमन अश्विन की बॉल पे आउट हो गया। अगेन 1 सेकंड, इतना कुछ खास बॉल नहीं था। वो कोशिश, थोड़ा सा शॉर्ट लेंथ डिलीवरी था, वो कोशिश कर रहा था कि जो शॉर्ट लेग खड़ा है उसके लेफ्ट साइड पे मारने के लिए। बॉल का पेस और हाइट थोड़ा ज्यादा था, बैट का फेस ओपन रहेगा। अगेन शुभमन गिल सामने डाइव करके बेहतरीन कैच पकड़ा है। उसके बाद मोमिनुल हक आता है, और अगर मोमिनुल का अगर विकेट देखो जो अश्विन ने लिया था, मोमिनुल हक सोचा था बॉल गिर के अंदर आएगा। अगर बॉल अंदर ही आना चाहिए था, जिस सेटअप से अश्विन ने डाला था अंदर ही आना चाहिए था, वो अंदर के लाइन को ही खेल गया, बॉल गिर के सीधा निकल गया, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप पे जाके लगाया। अगेन बेहतरीन बॉल। और शाम तक ना थोड़ा बहुत टर्न और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था हमारे स्पिनर्स को। अगर आप देखो अश्विन का एक बॉल जो इतना बाउंस मिल गया था, ऋषभ पंत से भी छूट गया था। जडेजा का भी एक बॉल गिर के ऑलमोस्ट चेस्ट हेड पे आया था बैट्समैन का, थोड़ा झुक के खेल रहा था, तो थोड़ा बहुत टर्न स्टार्ट हो गया है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बाउंस भी स्पिनर्स को मिल रहे हैं। उसके बाद मुशफिकुर रहीम बैटिंग करने आया था, और मुशफिकुर को मैं सबसे बड़ा बैट्समैन मानता हूं इस बैटिंग लाइनअप पे, बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप पे। आता है पहले एक स्लॉक स्वीप करता है अश्विन को, जो छक्का था, शायद वन ऑफ द बेस्ट शॉट था आज के दिन का, बेहतरीन शॉट था जो टाइमिंग किया है, मतलब बुलेट की तरह बॉल गया उधर। अगली बॉल पे अश्विन को कूद के 30 यार्ड सर्कल के ऊपर छक्का मारा जाता है, टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ। और केएल राहुल का बेहतरीन कैच था, सामने डाइव करते हुए बेहतरीन कैच था। मतलब वो जज करना कि बॉल कब गिरेगा तब डाइव करना और कैच पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। बेहतरीन कैच था। और अगर आज आप हमारा फील्डिंग देख लो, टॉप नॉच फील्डिंग था।
एक मुझे याद आ रहा है कि सिराज खड़ा था उधर फाइन लेग पे, तो उसको बॉल नहीं देखा। वो बॉल ऑलमोस्ट उसके पास आ गया, उसको बॉल दिखा ही नहीं। फिर लास्ट मोमेंट में उसने डाइव के इतना स्मूथली डाइव करके बॉल को रुका है, बेहतरीन फील्डिंग था। जायसवाल का कैच देखो, केएल राहुल का कैच देखो, शुभमन गिल का कैच देखो, तो बहुत अच्छे फील्डिंग किया इंडिया ने आज। और अच्छा लगता है क्योंकि एक टाइम था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 2009 या 2000 था, जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का एक मैच हो रहा था, T20 या फिर ओडीआई मैच था, जहां पे नासिर हुसैन कमेंट्री बॉक्स पे थे, पीयूष चावला एक कैच छोड़ देता है और नासिर हुसैन कहता है कि गधा है पीयूष चावला, लिटरली डोंकी कहते हैं पीयूष चावला को। तो अच्छा लगता है उधर से, अगर आप जो फील्डिंग इंडिया करता है, वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड है शायद इंडिया। बेहतरीन फील्डिंग किया है, बहुत सारे विकेट्स हमारे फील्डर्स ने अच्छा किया है, तो इसलिए विकेट मिले, वरना ऐसा लगे था कि हाफ चांसेस था। अगर वही कैच पकड़ा जाता ना, तो ऐसा लगता है कि हाफ चांसेस था, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट चांसेस थे हर एक विकेट, अगर आप देख लो एक बोल्ड को छोड़ के। हाँ, बैड लाइट की वजह से मैच हो जाता है खत्म आज के दिन में। बांग्लादेश का जो कैप्टन है शांटो अभी भी है पिच पे, अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है। शायद 60 बॉल पे 51 बना के नॉट आउट है, 3 छक्का लगाए, 51 के स्कोर पे 3 छक्का लगाए, बेहतरीन नॉक खेल रहा है। और उसके साथ है शकीब। अभी भी बांग्लादेश को 357 रन चाहिए जीतने के लिए, 357 रन, 6 विकेट हाथ में है। बांग्लादेश का तो जो फर्स्ट टास्क यही है कि विकेट वो दे नहीं सकते। अगर विकेट दोगे शायद कल पहले सेशन या फिर कल दूसरे सेशन मैच खत्म हो जाएगा। अगर आप विकेट बचा के रखते हो तो आपके पास चांस है, क्योंकि 2 दिन अभी भी बाकी है। 2 दिन में 357 बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन विकेट बचाना बहुत बड़ा टास्क है, वो भी इंडिया के बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट। तो ये देखना पड़ेगा कि कल कौन से सेशन पे मैच खत्म होगा। लग तो रहा है कि मतलब कल ही खत्म हो जाएगा मैच 4 दिन में, लेकिन कौन से सेशन पे खत्म होगा वो देखने वाली बात है। अगर बांग्लादेश काफी अच्छा कर लेता है, बहुत अच्छा, तो शायद लास्ट सेशन तक मैच जाएगा। और बहुत कम चांसेस है कि बांग्लादेश इधर से जीत पाएगा मैच। उसके बाद ज्यादा बैट्समैन है ही नहीं, एक मेहदी हसन मिराज बाकी है, तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है अगेन, लेकिन लगता नहीं कि बांग्लादेश ये मैच जीतेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।